नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए प्रवासी कहानियों की श्रृंखला में प्रेमा श्रीवास्तव जी की लिखी हुई कहानी धुंध। वरिष्ठ लेखिका प्रेमा श्रीवास्तव जी एक लंबे अरसे से अमेरिका में निवास कर रही हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी धुंध, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। वो मात्र 6 वर्ष का था जब उसके सिर से माँ का साया उठ गया था। नियति की क्रूरता के चपेट में वो अकेला ही नहीं बल्कि 3 और कच्ची उम्र के नासमझ बच्चे भी थे। एक दूसरे का हाथ थाम कर एक साथ सह गए थे अपनी अपनी छोटी सी उम्र का वो प्रथम आघात। 2 वर्ष का सबसे छोटा भूख से तड़प रहा था। माँ से अधिक उसे माँ के दूध की आवश्यकता थी, जिससे वो वंचित हुआ जा रहा था। भूख से रो रो कर निढाल थक कर सो गया था। सन्नाटा अपना पसारा घर के कोने कोने तक डैने फैलाए हुए बढ़ा रहा था और घर की रौनक को वो पल पल निगलता जा रहा था। सब चुप थे, अपनी अपनी सोच में घिरे थे। 6 वर्ष का पवन और उससे छोटा 2 वर्ष का नितिन था। वे दोनों तो सो गए पर रह रह कर उठ रहे थे। त्रिभुवन बाबू ने रुंधी सी आवाज़ में बेटियों को पास बुलाकर बैठाया और बोले, बहुत छोटी हो तुम दोनों, किंतु माँ के न रहने पर बेटा तुम दोनों को मिलकर घर संभालना है। दोनों भाइयों की देखरेख भी करनी है, सीख लोगी धीरे धीरे। निधि ने आंसू पोंछते हुए उत्तर दिया, जी पापा, पर पवन को संभालना सरल नहीं। वो माँ का दुलारा हम दोनों से तर्क कुतर्क करता है। उसके लिए माँ ही सब कुछ थी। पवन कुछ विद्रोही स्वभाव का है और लीक पीटने वालों में से नहीं है। शिवी को पवन को समझता ही न था, जब तब झगड़ पड़ते थे दोनों। त्रिभुवन बाबू जबरन होठों पर मुस्कान लाते हुए बोले, जानता हूँ उसे, वो प्रकट में कुछ नहीं कहता पर खुददारी का अनुसरण करने वाला जीव है, इसलिए अंतर्मुखी है। कोमल मन है जो शीघ्र विक्षिप्त हो जाता है तो शीघ्र खिल भी जाता है। त्रिभुवन बाबू ने पुनः दोनों पुत्रियों को समझाया, घर का कामकाज सीखने की कोशिश करोगी ना तो जरूर हो जाएगा। कहते हुए कमरे से बाहर अहाते की ओर चल पड़े। 2 बहनें 13 वर्ष और 11 वर्ष की आयु में जबरन 2 भाइयों की मातृवत जिम्मेदारियों से लाद दी गई थीं। इसे एक लाचारी समझी जा सकती है अथवा प्रतिकूल परिस्थिति की प्रवंचना या फिर नियति का क्रूर छल। माँ का इस तरह चला जाना घर के हर प्राणी में ऐसा बिखराव लेकर आया जिसे कैसे समेटा जाए किसी के समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसे नाजुक समय में 2 बच्चियां अनायास बुजुर्गों की श्रृंखला में जा खड़ी हुईं। श्री कृष्ण ने संकट में जिस तरह गोवर्धन उठा लिया था उसी तरह उन्होंने परिवार को संभाल लिया। कर्मठता, सहिष्णुता तथा ममता की छाव में दोनों बहनों ने एक साथ पिता और अन्य 2 भाइयों को बल दिया। पिता को, बच्चों को और बेटियों को एक दूसरे के लिए मजबूत बनकर खड़ा होना ही था ऐसे विकट हालात में। नाते रिश्ते, पास पड़ोस सब उस परिवार के दुख में शामिल हुए, सांत्वना दी, दुनियादारी निभाई और अपने अपने घर चले गए। 2.5 वर्ष का नासमझ बच्चा जब चीखें मारकर रोता तो सारा घर बेहाल हो जाता था। निश्चय ही वो माँ की गोद चाहता था और वही मांगता मांगता थक कर बहनों के शरीर से कुछ जानी पहचानी सी माँ की ऊष्मा पाकर सो जाता था। धीरे धीरे तब कहीं जाकर बहनों को राहत मिलती थी। पूरी गृहस्थी का भार उठाती हुई दोनों अपनी उम्र से अधिक सयानी बनती गईं। अपनी ही गलतियों से सीख लेते लेते अनुभवी भी होती चली गईं। छोटे भाई का पालन करने में सब इतने व्यस्त हो गए कि 6 वर्षीय पवन के बाल मन के उथल पुथल को समझने में कोई भी समर्थ न हो सका। पवन की अभिव्यक्त न होने वाली आंतरिक व्यथा कहीं दबकर रह गई थी। एक खोखलापन सा मन, मातृत्व का अभाव जिसे ना उसे समझ में आता ना ही उसके आसपास रहने वालों को। बड़ी बहनें यद्यपि दोनों भाइयों के मुकाबले बड़ी थीं, तथापि एक अनुभवहीन नासमझ बच्ची ही तो थीं। घर गृहस्थी में अनाड़ी एक बच्चे को पालने की मजबूरन जिम्मेवारी वहन करने की उलझन पवन पर सारी झल्लाहट उतार देती थी। पवन कुंठित मन लिए सुबकता हुआ कभी कभी तो गुस्से में उनको और भी परेशान करता था अथवा बिन खाए ही सो जाता था। मान मुनहार का वक्त किसके पास था, पर पवन दुलार, प्यार, खुशामद की आशा मन में संजोता और फिर निराश हो और अधिक माँ के लिए तरसता। घर के एक कमरे में सहमा डरा हुआ पवन हर रात माँ की याद में रोता सिसकता, सोने की कोशिश तो करता पर नींद गायब। माँ उसने भी खोई थी, बिखरा वो भी पीड़ा सह रहा था अकेला।
माँ की तरह उसको कौन दुर्राए। अपने मन को खुद तसल्ली देते हुए सोचता, माँ वैसे भी केवल रात में सोते वक्त ही मिलती थी, दिन भर घर गृहस्थी में लगी रहती थी, परिवार में नाते संबंधियों की आवाजाही भी लगी रहती थी। रात के समय छोटे को सुलाकर माँ उसे पुचकारती थी, उसकी मनपसंद कहानी किस्से सुनाती तो मैं यानी पवन खिल खिल कर उन्मुक्त हंसी हंसता। वो पल पवन के लिए खुशहाली भरा होता था। वो अपने हिस्से की मातृत्व की ममता पूरी तरह पाकर खुश हो जाता था। चहक कर फरमाइश करता, माँ कल पराठा बना दोगी ना? बिल्कुल बनाऊंगी मेरे पुन्नू के लिए, और क्या खाओगे? कहती हुई उसे सीने में जकड़ लेती और वो अनेक सुख के पल बटोर दूसरे दिन पराठा बना देने का पक्का वादा भी ले लेता था। इस समय वो अपने मन की कहानियाँ सुनता। दृष्टांतों के माध्यम से उसके कोरे मन पर शिष्ट बातों की छवि उकेरती, तब सकारात्मक भावनाएं अंकुरित होती। वो निश्चल था। माँ से बताता था बड़ा होकर वो एक हवाई जहाज चालक बनेगा। बाल सुलभ बातें सुन उसकी माँ गदगद हो जाती थी। मझधार में छोड़ माँ का इस तरह जाना असह्य हो रहा था। जड़वत बना पवन अपने तांत अकेलेपन को झेल रहा था। छोटा मुन्ना बड़ा हो रहा था। बिन माँ के छोटे बच्चे को पालकर बहनें धन्य हो गई थीं। उनकी योग्यता भी प्रमाणित हो रही थी। ये बहनें पवन के स्वाद का खाना नहीं बना पाती थीं और पवन इस बात को समझता ही नहीं था। यहीं पर बात बिगड़ जाती थी। जिद करने पर पवन की पिटाई भी हो जाती थी। पवन की जिद और बढ़ती प्रतिक्रिया स्वरूप। पवन के पिता ने अपना निर्णय पहले ही सुना दिया था कि घर में कोई भी दूसरे विवाह का नाम तक नहीं लेगा। चारों बच्चों की परवरिश का वचन अपनी पत्नी को देकर वो कर्तव्य बोध के द्वारा एक तरह से पराजित हो चुके थे, पर समस्याओं से गुजरना एक प्रकार से उन सबकी परीक्षा थी। जिस छोटे भाई के लालन पालन में बहनों ने रात की नींद गंवाई, उसके हंसने पर हंसी, रोने पर तड़पी, उसकी तो ये यशोदा बन गई, किंतु पवन की बहन ही थी और वही रहीं। इतना ही नहीं बल्कि उसके प्रति वे बेरुखी भी व्यक्त करने लगी थी। अन्याय, पक्षपात और बिन कसूर दूसरे की गलतियों पर पिता से पिटना पवन स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसके विरोधी मन की इसी भावना ने पवन को दिशाहीन कर दिया। विरक्ति की मनस्थिति में पवन की एकाग्रता की क्षमता क्षीण होने लगी। अतः बचपन के मातृत्व विहीन खालीपन को बहनें न समझ सकीं और न ही पिता ही। किसी के मन के उतार चढ़ाव को समझना मनोविज्ञान का विषय है, फिर पवन की बहनें, पिता सभी इसे कैसे समझ सकते थे? कहा जाता है कि माँ में वो क्षमता है कि वो कितनी भी अनपढ़ अज्ञानी हो पर अपने बच्चे की मनस्थिति तक पहुँची जाती है। तभी तो माँ को गरिमामयी की संज्ञा दी गई है। माँ के अभाव में पवन को घर में रहना पसंद नहीं आता था। बाहर अपने दोस्तों के बीच रहकर पवन अवसाद मुक्त होकर मानसिक तरावट महसूस करने लगा था। घर आता तो घर के हर कोने में छिपी माँ की याद उभरने लगती थी, जो उसे विचलित कर देती थी। परिणामतः न वो कोई काम सलीके से करने में कुशल होता और न ही अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान लगा पाता था। मायूसी धीरे धीरे उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को शुद्ध आकार नहीं दे पा रही थी। पवन अपनी अंदरूनी बेचैनी छोटे भाई पर, बहनों पर और कभी खुद पर आक्रोश के रूप में प्रकट करता था। बदले में पिता से पिटाई भी होती। पवन का दाखिला स्कूल में हो गया था। प्रखर बुद्धि प्राप्त होते हुए भी पवन का रुझान पढ़ाई की तरफ नहीं था। अक्सर देखा जाता है कि जिनकी असाधारण विलक्षण बुद्धि होती है, दूसरों से प्रभावित शीघ्र हो जाते हैं तथा भ्रमित भी जल्दी होते हैं। पवन को गुल्ली डंडा खेलने में, घर से बाहर समय बिताने में अति प्रसन्नता होती थी। वो घर में जब तक रहता खुले आंगन में निखरे खटिया पर लेटकर देर तक रंग बिरंगी पतंगों को देखा करता था। वैसे ये एक आदत सी हो चली थी, एक तरह का मन बहलाव। संभवतः अपनी तकलीफ़ों से दूर भागने का विचित्र तरीका निकाला था उसने। संध्या बेला में बच्चों को पिता का सानिध्य मिल पाता था। दिन भर की छोटी बड़ी बातें पिता को बताई जाती थीं। नतीजा स्पष्ट था, पिता को संयम ही कहाँ, पत्नी का विछोह, अकेले 4 बच्चों का भविष्य, मन का चिड़चिड़ापन सब पवन को सहना पड़ता। कभी तो इतनी पिटाई हो जाती थी कि पवन को हर व्यक्ति से नफरत सी होने लगती थी। गलत न होने पर भी कसूरवार बहनों के कारण बना दिया जाता था। छोटे भाई की शरारत को छिपाकर पिता की डांट से बचा लेना पवन को रत्ती भर भी स्वीकार नहीं था। पिता बहनों सभी की सख्ती के कारण कभी कुछ न कहने वाला पवन मित्रों की संगति पसंद करने लगा था। अंतर्मुखी की परख बारीक,
सोच ऊंची तथा प्रगति की ओर तथा दूरगामी होती है। पवन की भी सोच अन्य लोगों से हटकर थी। कुछ जीवन में अच्छा करना था। पथ प्रदर्शक जब तक न मिले सही दिशा कौन दिखाए। प्रथम गुरु माँ जो छोड़ गई, पिता के पास समय का अभाव, बहनें छोटी उम्र में गृहस्थन बन गईं, अधिक शिक्षित न रहीं जो पवन की पठन पाठन संबंधी जिज्ञासा एवं कठिनाई का हल निकाल सकें। पवन अब कक्षा 8 में पढ़ने लगा था। कुछ जिम्मेदारी का एहसास हुआ तब मन को नियंत्रित करने की कला स्वतः आ गई। मन लगाकर पढ़ता तो घर में भी सब खुश। सर्दी की ठंडक में अक्सर छत पर अपनी पढ़ाई करता जहाँ शांति थी। नियंत्रित मन पुनः भागने लगा। मातृत्व के एक स्पर्श की कामना जागृत हुई थी जब छत से दूर एक हम उम्र बच्ची माँ के काम में हाथ बटाती रह रहकर उन्मुक्त हंसी हंसती। उस अनजान लड़की की खुशी चुभने लगी पवन के मन को। ईर्ष्या और मातृत्व की अतृप्त दृष्टि वहीं टिक जाती थी। उस भावना ने पवन को किंतु नई दिशा दी। वो पहले की अपेक्षा उग्रता नहीं प्रकट करता, पढ़ने की ओर भी पहले से अधिक ध्यान केंद्रित कर पाता था। उसको अब जीवन का नया दृष्टिकोण मिला। मातृत्व का भाव ही उसे ऊर्जा जाने अनजाने दे देता था। माँ बेटी को घंटों निहारता रहता, उनकी खुशियाँ जैसे उसकी अपनी खुशी हो। आंखों से निहारते हुए उनमें अपनी माँ को तलाशता पवन शीतल बयार का झोंका महसूस करता था। दूर से वो एहसास शरीर के रेशे रेशे को चंदन सा शीतल कर जाता था। पवन को महसूस हुआ कि उसमें सामयिक परिवर्तन आ रहे हैं। वो कभी इतना निरर्थक हट करता था, सोचकर उसे बुरा लगता। पहले जिस पवन का दिन खेलते कूदते बीत जाता था, उसे वही अब इतना लंबा लगता। रात हल्की गहरी नींद के बीच कब बीत जाती उसे पता ही नहीं चलता। उसकी आंखों के कोर गीले रहते। माँ के स्पर्श के न पाने की छटपटाहट से जूझता दिन चढ़े सोता रहता। पवन अपने पापा और बहनों की नज़र में अब और भी असभ्य जिद्दी होता जा रहा था। पिता कर्तव्य परायण एवं सरल प्रकृति के व्यक्ति थे, किंतु अनुशासन में बच्चों को ढालने के लिए घर के मुखिया को कड़ा रुख अपनाना अत्यावश्यक है, ऐसे विचार के अनुयायी थे। पवन पढ़ लिख कर होनहार बने, ये एक पिता की हार्दिक इच्छा थी। पवन के दायित्व विहीन व्यवहार से पिता क्षुब्ध तथा चिंतित रहने लगे। सयानी होती 2 बेटियों का घर बसाने की अनिवार्यता भी उनके लिए चिंता का कारण था। पवन अपनी बहनों से परिवार से गहराई से जुड़ा था, किंतु गलत व्यवहार, पक्षपात और अन्याय के घोर खिलाफ था। माँ ने अनेक दृष्टांतों के सहारे पवन को सही मार्ग पर जीवन यापन करना सिखाया था। अपने सिद्धांतों को जब जब क्षय होते देखता तो वो विरोध करता था। छोटे भाई के मुकाबले पवन को हर छोटी बड़ी बात पर समझौता करना पड़ता था। मन को यदि जबरन समझौता स्वीकार करना पड़े तो कोई भी बच्चा विरोध कभी ना कभी करता ही है। पवन ने प्रतिक्रिया स्वरूप हट और विद्रोह की राह पकड़ ली। जब भी घर का माहौल किसी के मनोनुकूल नहीं होता, तब घर के बाहर शांति की तलाश अक्सर लोगों में देखा जाता है। पिता ने समय देख बड़ी बहन के हाथ पीले कर दिए। बड़ी बहन का जितना भी प्रेम उसे मिलता था, उसी में पवन अपनी खुशी खोज लेता था। बड़ी दीदी क्या गई, वो और भी अकेला हो गया। पढ़ाई में भी तो मन ज़्यादा नहीं लगता था। बुद्धि की प्रखरता असाधारण उसे प्राप्त थी, जिसके सहारे हर कक्षा उत्तीर्ण करते हुए 10वीं तक पहुंच गया था। मात्र तुल्य बहन का घर से जाने से शिवी 2 भाइयों को संभालने में रो पड़ती थी। पवन 10 वर्ष का हो चला था तथा मुन्ना 4 का। समझदार कोई भी नहीं। अक्सर दोनों भाइयों में जब जोरों की मारामारी होती, तब शिवी संभाल ही नहीं पाती थी और रोने लगती थी। दीदी को रोते देख दोनों भाई सहम कर दीदी को ही प्यार करने लगते और चुप कराते। पिता ने ऐसी हालत देखी तब पवन को बड़ी बहन के पास आगरा भेज दिया। पवन ने मिन्नतें की पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। अपने घर में जैसे भी रहे, पर हर व्यक्ति अपने घर का राजा होता है, तो पवन ने दीदी के घर आ जाना सजा जैसा महसूस किया। वैसी आज़ादी नहीं जैसी पापा के पास थी। स्कूल जाता, पढ़ने में भी रुझान आ गया था। उसका होमवर्क उसकी जीजी रात के समय करवाती थी, जब उसे नींद आती थी। पढ़ते समय हर बार आंख झपकने पर एक जोर के थप्पड़ की गूंज कमरे में भर जाती थी। जैसी भी परिस्थिति हो, पढ़ना तो अनिवार्य था। बदलते समय का और प्रतिष्ठित कुल का बच्चा अनपढ़ कैसे रहता। उन दिनों लोग किताबी शिक्षा प्राप्त तो कर लेते थे, परंतु अनुभव में नितांत कच्चे होते थे। छोटे 11 वर्ष के बच्चे को अपनी सुविधानुसार पढ़ाते थे। कितना ग्रहण किया इस बात से सरोकार नहीं था। मार के डर से विद्यार्थी पढ़ते हैं ऐसी धारणा थी।
किसी तरह इंटर पास किया था। शिवी पवन की बड़ी बहन विवाह योग्य हो गई थी। नाते रिश्तेदारों में कानाफूसी शुरू हो गई थी। उन्हें घर की रसोई की विशेष चिंता थी। शिवी के जाने के बाद 3 पुरुष की देखभाल, घर गृहस्थी का क्या होगा। उस घर को आवश्यकता थी एक गृहिणी की, गृहलक्ष्मी की, जो घर की परंपराओं को, रीति रिवाजों को आगे बढ़ा सके। एक ही सम्मिलित स्वर सबके थे, पवन की बहू लेकर आओ जो घर संभाले। उन दिनों बुजुर्गों के हर निर्णय को मान्यता दी जाती थी। विरोध करने का ना तो हक था और ना ही उस पर कोई विवाद। पवन ने शादियां बहुत देखी थीं। शादी एक संस्कार होता है, पर शादी में प्रेम की भी कोई जगह होती है, इस तथ्य से अनभिज्ञ था। कच्ची उम्र में विवाह की गहनता से अनजान बहू लेकर आ गया। बहू उसकी प्रतिस्पर्धा का कारण बन गई। पत्नी के मान सम्मान से पूर्णतः अपरिचित किसी न किसी बात पर वो झगड़ बैठता था। पवन की बहू छोटी थी, सादा खाना बनाना सीख कर आई थी। खान पान का शौकीन पवन कुछ अच्छा खाने की फरमाइश कर देता था। ठीक नहीं बनता तो आफत सी मचा देता था। घर गृहस्थी को नई राह मिल गई थी, लेकिन इन दोनों विवाहित जोड़े को रहना नहीं आया। शिवी विदा होकर अपने घर चली गई। अपनी पत्नी रंभा से पवन की जमती नहीं थी। पवन कहता, तुमको खाना बनाने के लिए पापा लाए हैं। रंभा अपमानित होती, रोने लगती। पवन रंभा के घर में रहने से सहज नहीं था, घर से बाहर ज़्यादा सहज रहता। रंभा कहती, घर में रहा करो, कुछ मंगाना होता है तो किसको पुकारूं? सुनकर पवन आग बबूला हो जाता, मैं कोई नौकर नहीं हूं तुम्हारा। ऐसी बातें सुन रंभा लाचार दिखती थी। रंभा की किसी बात का असर पवन पर नहीं होता था। रंभा अपने नाम को सार्थक करती मात्र 16 वर्षीय कामनी थी। रूप लावण्य में उसे अतिशय सुंदरी की परिधि में स्थान देना अतिशयोक्ति नहीं होगा। एक एक नाक नक्श जैसे फुर्सत के समय रचनाकार ने बनाया था। गौर वर्ण मुखमंडल पर खड़ी नाक, आंखें बड़ी और होंठ जैसे हर वक्त पान चबाए हों। अतिशय सुंदरी की कद्र कहाँ थी? अपने निश्चल सौंदर्य से अनभिज्ञ थी वो। सौंदर्य तब तक अर्थपूर्ण नहीं होता जब तक किसी की आंखें न टिकें। प्रशंसक के बिना सौंदर्य अर्थहीन और फीका था। पवन शारीरिक रूप से विकसित अवश्य हो गया था, किंतु मन से किशोरावस्था की कोमल भावनाएं अभी तक अजन्मी थीं। पवन रंभा को काम करने वाली से अधिक कभी समझता ही नहीं था। गलत तो वो भी नहीं था। उसने चर्चा होते देखी भी थी और सुनी भी थी कि इस घर को एक स्त्री की जरूरत है, जो दोनों समय खाना बनाएगी और बाकी समय में घर के और काम करेगी। यही सब सुनकर उसने भी शादी कर ली थी। घर व्यवस्थित जरूर हुआ था। अब पवन को कमीज पैंट के टूटे बटन खुद नहीं टाँकने पड़ते थे। इस बात से उसे भी आराम हो गया था। अपनी पसंद के पराठे भी कुरकुरे कुरकुरे खाने को मिल जाते थे। इतनी ही खुशी उसे मिल जाती थी रंभा की उपस्थिति से। बहनों की अनुपस्थित में घर का संचालन करने वाली एक कुशल गृहिणी के रूप में रंभा सर्वत्र जानी जाती थी। परिणय संबंध के प्रति पवन सर्वथा अज्ञानी था। उसे पतंगों की तरह स्वच्छंद उड़ान भरनी थी। सपने कुछ औरों से हटकर थे। पहले आर्थिक मजबूती, तदुपरांत घर गृहस्थी, किंतु परिश्रम के बिना कुछ भी तो संभव नहीं। दिल्ली स्टेशन देख एक बार अनजान शहर के भय से पवन कांप गया। हिम्मत जुटाई, फिर आगे बढ़ा। बड़े शहर दुष्कर्मों का गढ़ अधिक होते हैं, मानवीय सद्भावना कम लोगों में निहित होती है। ऐसा वो उपन्यासों और चलचित्रों से जान पाया था। वास्तविकता की जानकारी तो रहने पर होगी ही, सतर्कता बरतनी होगी और हर किसी पर भरोसा आसानी से नहीं करना होगा, ऐसा अपने मन से वादा किया। पवन को लगा जैसे वो कवच पहन किसी मोर्चे पर उतरा है। पवन के पिता के जिगरी दोस्त का पता लेकर वो दिल्ली आया था। बड़े शहरों में सबसे सुरक्षित बस ट्रांसपोर्ट सर्विस ही होती है। तिलक नगर का एक टिकट ले वो चुपचाप बस में बैठ गया। बस स्टॉप से थोड़ी ही दूर था उसका गंतव्य। दिक्कतों के बाद अंततोगत्वा वो पता उसे मिल गया। आगंतुक का स्वागत उन्होंने जिस प्रेम और अपनेपन से किया, जिसे देख पवन को आत्मिक बल मिला। एक कमरा अपने ही घर के बाहर का पवन को मिला था। थकान के कारण उसे गहरी नींद आ गई। दिल्ली में रहते हुए पवन की जीवन शैली के साथ अनेक वैचारिक परिवर्तन आए। नौकरी की तलाश में भटकता रहा, किंतु निराश नहीं हुआ। अनेक संगी साथी भी उसके जीवन में आए। कहते हैं संगति अच्छी मिल जाए तो भविष्य भी उज्ज्वल, यदि कुसंगति मिले तो जीवन में ढलान के सिवा कुछ भी हाथ नहीं आता। पवन को तरह तरह के लोग मिले। पवन ने भी संगति से बहुत कुछ अनुभव लिया। इसके फलस्वरूप पवन का एक नवीन स्वरूप उभरा।
शहरी होने का अभिमान सरकारी नौकरी के प्रतिष्ठित पद पाने का अहम साफ साफ परिलक्षित होने लगा। वो विवाहित था, इस सत्य को भी लगभग भूल चला था। स्वच्छंद जीवन बिना किसी की दखल के जीने की आदत डाल ली थी उसने। पवन ने एक घर भी किराए का ले लिया था। शहर की चहल पहल में वो अपने घर को काफ़ी हद तक भूल गया था। पवन के दिल दिमाग में एक विचित्र सी भावना अंकुरित हो रही थी कि वो अकेला है दुनिया में, यानी घर का हिस्सा ही नहीं है। ऐसा विचार एक दिन में नहीं बनाया था। ना जाने कितनी अवहेलना, बिन गलती के हंटर की आवाज़ का दर्द, कितने ही अपशब्द तथा माँ के लिए तड़पते उस छोटे बच्चे के निजी अनुभवों से बनी थी मन की ग्रंथि। नीरसता समाती गई दिल और दिमाग में। रंभा का गृह प्रवेश भी पवन को उद्वेलित न कर सका था। रंभा की जैसे घर में हर किसी को जरूरत थी, वैसी उसे भी। रंभा से घर में सब खुश थे। रंभा थी भी सरल, निश्चल, भोली। इतना ही समझ सका था पवन। पवन का मन अब तक रीता था। कोमल भावनाओं ने ऐसी आहट नहीं दी थी जो बचपन की अतृप्ति को मिटा सके। आषाढ़ का महीना प्रारंभ हो चुका था। घने काले बादल उमड़ घुमड़ कर मौसम को सुहाना बनाने के बदले डरा रहे थे। ऐसे मौसम में भी काम तो रुकता नहीं जब तक अनिष्ट की चेतावनी मौसम विभाग वाले न दे दें। पवन ने बेमन से चाय बनाई, पेपर लेकर बैठ गया। पवन की तंद्रा टूटी तो वो चौंक गया। मीठे कंठ की मिठास ने कब उसके मन को बांध लिया था उसे पता ही न चला था। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। भावपूर्ण उस भजन ने उसे जैसे बंधक ही बना लिया था। एकाकी पल में गाना सुनना पवन का शौक था, पर आज की तरह उसने पहले तो कभी ऐसा खिंचाव महसूस नहीं किया था। आपाद मस्तक कोई मन का ताज झंकृत हो उठा था। इतनी मिठास किस ओर से आ रही थी, ये ज्ञात करने के लिए महीनों से बंद अपने निजी कमरे की खिड़की खोल दी। जो सामने स्थित घर था उसकी खिड़की दरवाजे खुले दिखे। साफ सुथरा बरामदा, बालकनी देख सुखद महसूस किया। कोई रहने आ गया था संभवतः। पवन अपने दैनिक काम पर चला गया रोज की तरह। फिर आज सुरीली आवाज़ का वही कृष्ण भजन, अंतरात्मा से निकलती वो मन को बांधने वाली मिठास। आसमान साफ, सूर्य की किरण अपनी आभा का विस्तार करने में गौरवान्वित हो रही थी। पवन ने खिड़की खोली। सामने तुलसी में पानी की धार डालती एक सद्य स्नाता को देख ठगा सा रह गया। ओफ, ये स्वप्न परी है या हकीकत? ऐसा लावण्य किसी कवि की कल्पना में ही पढ़ा था अब तक। पवन का तन मन झंकृत हो उठा। दुबली पतली गौर वर्णा, शरीर में कसाव, पतले गुलाबी होंठ, हल्के गुलाबी सलवार सूट में गजब ढा रही थी। पवन तब तक खिड़की की सलाखों को पकड़े देर तक निहारता रहा जब तक वो पूजा की थाली ले छत से नीचे नहीं उतर गई। पवन तन से दफ्तर में था पर मन से नहीं। दफ्तर की हर दीवार, हर कोने में एक अनजानी परछाई उभरती और पवन को विक्षिप्त कर जाती थी बार बार। ये उसे क्या होता जा रहा है वो स्वयं ही समझने में असमर्थ था। कैसी कोमल सी स्निग्ध भावनाएं पुष्पित हो रही थीं, कोई नई आकांक्षा कुछ पाने की। कभी तो ऐसा महसूस नहीं कर पाया था। अपने ही अंदर ये कैसा नवीन परिवर्तन। रंभा को आए कई वर्ष हो गए थे। पवन की ब्याहता अवश्य थी, पर उसे तो वो अपना विरोधी समझता था। संभवतः वो ब्याह पति पत्नी के माधुर्य सिक्त संबंध से भी अनभिज्ञ था। उन दिनों उम्र के जिस पायदान पर परिणय सूत्र में वरिष्ठ अभिभावकों द्वारा बांधा जाता था, उसमें कर्तव्य बोध की भावना प्रथम थी, भावनाओं का मिलन तत्पश्चात। आत्ममंथन की उस अवस्था से जूझ रहा पवन। एक अजनबी लड़की के अप्रतिम सौंदर्य ने पवन के गेरुआ बने मन में तितलियों से अनेकानेक रंग भर दिए थे। विचारों के बीच सही गलत की परिभाषा खोजता मानसिक संघर्षों से थक कर सो गया। रविवार का दिन, संध्या का समय था। पवन अपराह्न बेला में भी देर तक सोता रहा था। सिर अब भी भारी था। टोस्टर में ब्रेड डाल पवन ने चाय बनाई। कॉल बेल। कौन हो सकता था? दरवाज़ा खोला तो प्रत्यक्ष दिखी वो उभरती परछाई जो सारे दिन ऑफिस की दीवारों पर, दरवाज़ों पर उसे दिखती रही। साथ में एक बुजुर्ग, हाथों में एक मिठाई का डिब्बा जिस पर एक निमंत्रण पत्र रख पवन की तरफ उन्होंने बढ़ाया। उसके पिता ने सहर्ष कहा, मेरी बेटी की शादी है अगले सप्ताह, जरूर आइएगा। पवन ने आग्रह किया, अंदर आइए, अभी चाय बनाई है। लड़की उत्साहित हो बोल पड़ी, दादा चाय तो मेरी कमजोरी है, जरूर पीऊँगी। कहते हुए चौखट पार कर वो किचन की ओर चल पड़ी, निसंकोच, बेबाक।
परिणय बंधन का नवीन उत्साह, आंखों से झलकता किसी के लिए अनंत विशुद्ध प्रेम, भविष्य के अनगिनत सपने उसके रोम रोम से छलक रहे थे। पवन उस वक्त ग्लानि से अधिक कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। 2 दिनों पहले सामने वाले घर की खुली छत पर जिस किशोरी को देख पवन बावला हो रहा था, वो मरीचिका थी, एक भटकाव का दलदल। वो दोनों पिता पुत्री को दरवाजे तक विदा दे पास पड़े सोफे पर बैठ गया जड़वत, निष्प्राण। 1 सप्ताह लगे थे पवन को आत्मग्लानि से उबरने में। अपने इर्द गिर्द पसरी सीलन भरी चिपचिपी सी विकारों में डुबकी लगाती अपनी तुच्छ सोच के शिकंजे से मुक्त होने में, पर पवन एक नवीन रूप में अवतरित हुआ। रंभा पवन के जीवन का एक सत्य है, सामाजिक दायित्व। पवन की आत्मा ने इस सत्य को स्वीकारा कि माँ नहीं रही, तब वो और लोगों के संग रहकर भी भटकता रहा, एक सुकून की तलाश में। अकेला लड़ता रहा अपनी ही संवेदनाओं से। रिक्तता का बोध उसे दिनों दिन उदासी की ओर ले चल पड़ा था, किंतु अब और नहीं। पूरा जीवन वो व्यर्थ गंवाकर अब अपने पिता के दुख का कारण कभी नहीं बनेगा। जीवन संगनी खोकर वो भी तो कितने अकेले थे। रंभा को वो बिन बात के बाद कटु बात कह जाता था। रंभा का इस घर में उसके सिवाय कौन था? जिम्मेदारियों का एहसास और प्रातःकाल की उषा अपनी रक्तिम सुर्ख आभा बिखेर रही थी। पवन ने खिड़की खोली। सामने छत पर उसे उस दिन शीतल पवन के झोंके को सहती सब ओर रंभा ही रंभा दृष्टिगोचर हुई थी। राहत की एक ठंडी सांस खींचकर वो अस्फुट स्वर में बुदबुदाया, मैं वापस आ रहा हूँ रंभा, अपनी ब्याहता रंभा के लिए। इंतज़ार कुछ ही बाकी है। ट्रेन पूरी रफ्तार से पटरी पर दौड़ रही थी। पवन सो रहा था निश्चिंत। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखिका प्रेमा श्रीवास्तव जी की लिखी हुई कहानी धुंध, एक मातृहीन बालक जो अपने आंतरिक संवेगों से जूझता हुआ युवक बना, की कहानी। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।